चले भाई, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, पहले तो आ जाते हैं उस पर। स्पेक्ट्रोस्कोपी शायद शुरू किया था, यानी स्पेक्ट्रा शुरू किया था। सब आ जाए फिर शुरू करते हैं भाई। अच्छा जी, पेपर का कलर इसलिए कर रहा हूँ ताकि कलर जो है वो ये नजर आने आपको, इसीलिए बस मैंने किया है। बाद में फिर चेंज कर दूंगा। तो हम लोग बात कर रहे थे स्पेक्ट्रा की, तो या स्पेक्ट्रम की। तो स्पेक्ट्रम है क्या कि अगर हम कोई वाइट लाइट या कोई लाइट हम पास करवाएं किस में से, प्रिज्म में से, तो वो क्या करती है, लाइट को डिस्पर्स कर देती है। जब लाइट को डिस्पर्स करती है तो वो दो तरह के स्पेक्ट्रम बना सकती है। या तो वो बनाती है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, फिर या वो बनाती है लाइन स्पेक्ट्रम, बीम। ठीक है भाई, कोई बीम ऑफ लाइट। तो हमारे पास दो तरह के स्पेक्ट्रम बनते हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। अच्छा, यहाँ एक टर्म यूज की जाती है, वो यूज की जाती है इनकैंडिसेंट लैंप। टर्म क्या यूज की जाती है भाई? इनकैंडिसेंट लैंप। इनकैंडिसेंट लैंप्स कहते हैं उन लैंप्स को जो हीट प्रोड्यूस करें। ठीक है भाई, इनकैंडिसेंट लैंप्स इन्हें कहते हैं जो क्या प्रोड्यूस करें, हीट प्रोड्यूस करें। जैसे मैं इसकी बड़ी एक आम एग्जांपल देता हूँ, तो हमारे यहाँ जो पहले पीले बल्ब आते थे, 60 वॉट का ही ले लो या 100 का ले लो, या हैंगर ले लो 500 वॉट का, तो वो हीट प्रोड्यूस करते थे, है ना, गर्म हो जाते थे। यानी अगर हमारे पास 60 वॉट का बल्ब जल रहा है तो आप हाथ से उस बल्ब को नहीं निकाल सकते थे। जबकि आज के जो बल्ब्स हैं या एलईडीज हैं, उनको हम जो है वो हाथ से निकाल लेते हैं, जलते हुए को भी निकाल लेते हैं। माशाल्लाह, हम इतने टैलेंटेड हैं। बट पहले जो पीले बल्ब थे उनको हम जलते हुए को, क्या बंद भी हो जाता था ना, उसके बाद भी हमें, मतलब बेकरी वगैरह वाले यूज ही इसीलिए करते हैं ना इसको। बेकरी वगैरह जो है वो शीशे में रखते हैं इसीलिए कि बिस्किट गर्म रहे, समोसे गर्म रहे, ठीक है, जो हमारे पेटीज वगैरह हैं वो गर्म रहे। तो वो इसीलिए उन बल्ब को यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट। तो वो जो हीट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम इनकैंडिसेंट लैंप्स कहते हैं। तो जो इनकैंडिसेंट लैंप से जो लाइट निकल रही है, अगर वो पास हो किस में से, प्रिज्म में से, तो वो 7 कलर का एक बैंड प्रोड्यूस करती है, जिसे हम कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है भाई, कंटीन्यूअस मतलब ये आपस में एक दूसरे से मिले हुए हों। तो रेनबो की अगर मैं बात करूं, तो रेनबो में जो कलर्स होते हैं, तो क्या आपने कभी देखा हो कि सातों कलर एक दूसरे से अलग अलग नजर आ रहे हैं? रेनबो सबने ही देखा होगा। बट जो रियल में हम देख रहे हैं, बारिश हुई, रेनबो बन रहा है, नजर आ रहा है, तो हमें कभी भी सातों कलर वाजे नजर नहीं आ रहे होते। कभी हमें 3 कलर नजर आ रहे होते, कभी हमें 4 कलर नजर आ रहे होते हैं। यानी कोई ना कोई एक कलर दूसरे कलर में मिक्सअप हुआ हुआ है। तो ये जो मिक्सअप हुआ हुआ है, वो मिक्सअप किस वजह से? क्योंकि वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है।
तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, जिसमें एक कलर दूसरे के अंदर क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, उसे हम कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। और लाइन स्पेक्ट्रम क्या है भाई, लाइन स्पेक्ट्रम कौन प्रोड्यूस करता है, एलिमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। हर एलिमेंट अपना एक लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। लाइन स्पेक्ट्रम इज अ फिंगरप्रिंट फॉर एलिमेंट्स। जैसे मैं इसकी एक आम एग्जांपल दूं कि एक हर इंसान है, हर इंसान का अपना एक फिंगरप्रिंट है, तभी तो बायोमेट्रिक आया, तभी तो मोबाइल के अंदर हमारे पास फिंगरप्रिंट है कि मैं अपने मोबाइल के फिंगरप्रिंट से, या मेरे मोबाइल में जो फिंगरप्रिंट मेरी उंगली का लगा हुआ होगा वो और कोई तो नहीं खोल सकता ना। क्यों नहीं खोल सकता, क्यों, क्योंकि सबके फिंगरप्रिंट अलग है। तो जिस तरह से हर इंसान का अपना एक फिंगरप्रिंट है, तो वो हर इंसान की उसकी आइडेंटिटी है ना, बिल्कुल उसी तरह से लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो हर एलिमेंट का फिंगरप्रिंट होता है। हर एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन, अगर मैं बात करूं कि अगर हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम होगा, तो हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसके अंदर ना सिर्फ 4 लाइंस होंगी, और बाकी वैसी 4 लाइन किसी में नहीं होंगी। हीलियम का अगर मैं स्पेक्ट्रम लूं, तो हीलियम के लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर 23 लाइंस प्रोड्यूस होती है, और 23 लाइन पूरे 114 118 एलिमेंट में किसी की नहीं होती। ठीक है, कलर्स नहीं होंगे, हो सकता है वो कलर्ड हो सकता है वो नॉन कलर्ड भी हो, क्योंकि यूवी रीजन में भी चली जाती हैं कुछ चीजें। ये विजिबल की ओर, ये हमने जो पढ़ा ये विजिबल है। लाइन से क्या मतलब है, बिल्कुल लाइन से क्या मतलब है भाई, लाइन से मतलब ये कि भाई मेरे पास जो है वो एक लाइट थी, वो इसमें से प्रिज्म में से पास हुई, फिर प्रिज्म में से पास होने के बाद जो है वो यहाँ शीट के ऊपर 3 लाइंस बना रही है अलग अलग। ठीक है, या फॉर एग्जांपल 4 लाइन अलग अलग बना रही है। तो ये जो 4 लाइन अलग अलग बनती है ना, तो यानी ये एक स्पेक्ट्रा बन रहा होता है। यानी अगर मैं कहूँ तो ये ग्राफ बन रहा है, तो एक ग्राफ पे जो है वो 4 लाइनें बनी हुई है भाई। अब ये 4 लाइंस जो शो कर रही हैं, वो शो किसका कर रही हैं, हाइड्रोजन को शो कर रही हैं। ठीक है, एक ग्राफ बना हुआ है, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं ना, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, तो पूरा ग्राफ बना हुआ है, 4 लाइंस आ रही हैं भाई, इसका मतलब हाइड्रोजन है। 23 लाइन आ रही है, इसका मतलब हीलियम है। 73 लाइंस आ रही हैं, इसका मतलब कौन है, ऑक्सीजन है। इसी तरह से 75 लाइंस आ रही हैं तो नियॉन है। 90 लाइंस आ रही हैं तो सोडियम है, और अगर 159 लाइंस आ रही हैं तो आर्गॉन है। तो हर एलिमेंट एक मखसूस लाइंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हर एलिमेंट की मखसूस लाइन स्पेक्ट्रम है, तो उस लाइन स्पेक्ट्रम के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि भाई ये एलिमेंट होगा। ठीक है, और ये बकायदा एक ग्राफ बना हुआ आता है कंप्यूटर पे। एक कंप्यूटर डिवाइस लगी होती है, जैसे ही आपने पास कराया उसने सारी चीजें रीड करके एक ग्राफ बना के दे दिया। और आजकल तो चीजें इतनी एडवांस हो गई हैं कि वो आपको ग्राफ बनाने के बाद खुद सजेस्ट करेगा कि ये एलिमेंट ये होगा, या ये कंपाउंड ये होगा। तो इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हुए हर एलिमेंट का स्ट्रक्चर बताया गया, हर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सारी चीजें भी पता की गई। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप मालूम करना हो, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं आइडेंटिटी, जिससे हम पहचाने कि ये कौन सा कंपाउंड होगा, उसके लिए हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल करते हैं। यूवी हम यूज करते हैं कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। इसी तरह से आप लोगों ने एमआरआई का तो नाम सुना ही होगा, एमआरआई। एमआरआई के अंदर एनएमआर होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो एमआरआई होता है हमारा, एमआरआई, हमारी पूरी बॉडी की पिक्चर कैप्चर होती है उस पे, एमआरआई पे पूरी बॉडी की पिक्चर आती है एमआरआई। तो एमआरआई क्या है, एक एनएमआर है। एनएमआर क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। एमआरआई, बिल्कुल आपने कहा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, बिल्कुल एमआरआई तो है ना, रेजोनेंस इमेजिंग मैग्नेटिक के थ्रू। और ये इसमें काम कौन कर रहा है, न्यूक्लियर एमआरआई है, यानी वो सॉरी एनएमआर,
यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यूज की जाती है। वो क्या करते हैं, हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितने हाइड्रोजन है ना उनसे अलाइन करके फिर हमारी बॉडी की एक पिक्चर कैप्चर करते हैं। ये बहुत आसान नहीं समझा रहा हूँ मैं, बहुत आसान, इतने आसान है नहीं। बंदा कहाँ पर होता है जिसका एमआरआई हो, क्योंकि बहुत ज्यादा शदीद ठंडा रूम होता है। मेरा तो एक्सपीरियंस है तो इसलिए मुझे पता है। तो इतना शदीद ठंडा रूम होता है कि बंदा कांप रहा होता है। और हम ठंडा रूम क्यों रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर से जो रेस एमिट हो रही होती है ना वो इतनी हीट प्रोड्यूस कर रही होती है कि चिलर्स लगे हुए होते हैं ताकि वो उसे ठंडा रख सके। तो यानी हमारे पास ये हीट प्रोड्यूसिंग होती है। इससे पहले भी शायद मैंने आप लोगों को ये बात समझाई होगी कि हमारा जो सन है उससे कौन सी लाइट आ रही है, पता है कुछ? सन से कोई रेडिएशन आती है ना भाई, बताई है मैंने इससे पहले। अल्ट्रा वायलेट आती है भाई। दो लोगों ने सही जवाब दिया, व्हाइट लाइट आती है भाई। वो तो व्हाइट होती है यार, हमें भी पता है यार, कभी कभी पीली भी नजर आती है वो। बट उसके अंदर एक वेवलेंथ होगी ना, तो वो वेवलेंथ कौन सी है? अल्ट्रा वायलेट है। ठीक है, यूवी लाइट आती है सन से। हम सन ब्लॉक क्यों लगाते हैं? सन ब्लॉक अगर कभी किसी ने इस्तेमाल किया हो, कभी इस्तेमाल किया हो, तो उस पर लिखा हुआ होता है यूवी प्रोटेक्शन। यूवी प्रोटेक्शन से मुराद क्या है? अल्ट्रा वायलेट से बचा रहा है। ऐसा ही है। तो अल्ट्रा वायलेट सन से तीन किस्म की आती हैं, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। यूवी ए और बी खतरनाक है, सी सही है। तो अल्लाह पाक ने ए और बी को रोकने के लिए एक ओजोन की लेयर बना दी ताकि ए और बी रुक जाएं और उसमें से फिल्टर होके कौन आ जाए? सी। अब सी आ गई। अब धूप में बैठते गर्मी महसूस होती है ना, अल्ट्रा वायलेट लाइट की वजह से। फिर एक और कहानी सुनो, गाड़ी बंद है, धूप में खड़ी हुई है, शीशे भी बंद हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो क्या हुआ, अंदर एंटर हुई शीशे के थ्रू। जैसे ही वो शीशे के अंदर से एंटर होगी उसकी एनर्जी कंज्यूम होगी, क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई। तो जैसे उसकी एनर्जी कम हुई तो वो यूवी से कन्वर्ट हो जाती है इंफ्रारेड के अंदर। यानी भाई एक अदद गाड़ी है, मैं अजीब सी एक गाड़ी, डब्बा गाड़ी बना देता हूँ भाई। ठीक है भाई, ये गाड़ी खड़ी हुई है धूप के अंदर, यहाँ पे शीशा लगा हुआ था, यहाँ से कौन गई? यूवी। यूवी लाइट जैसे ही अंदर गई, अंदर कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? आईआर के अंदर। मैं ये बात बता चुका हूँ इससे पहले, किसी को याद नहीं है शायद। तो ये आईआर में कन्वर्ट हुई, फिर आईआर के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये दोबारा गाड़ी में से बाहर निकल सके, तो ये अंदर ही टकरा टकरा कर हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करती है? हीट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से गाड़ी अंदर से गर्म हो जाती है। ठीक है, ताकि गाड़ी अंदर से गर्म हो जाती है इसीलिए। अब एक और चीज बताता हूँ, छोटे बच्चे जब हमारे यहाँ पैदा होते हैं तो अक्सर हम लोग ये सुनते हैं, यार इसको ना जॉन्डिस हो गया, पी लिया। तो हम क्या करते हैं, उनको एक अदद इंक्यूबेटर टाइप बना होता है जिसके अंदर पर्पल सी लाइट जल रही होती है, उसमें रखते हैं 2-3 दिन के लिए। और टकाके का बिल भी बनाते हैं माशाल्लाह हॉस्पिटल वाले फिर उसका। तो वो किस में रखते हैं? वो अंदर जो लाइट लगी है ना वो यूवी लाइट होती है। वो यूवी लाइट धूप वाले काम कर रही है। अक्सर ऐसा होता है ना, जॉन्डिस हो गया, धूप में बैठ जाओ, सुबह की धूप में बैठो, जॉन्डिस खत्म हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, उस यूवी लाइट की मदद से उसके अंदर जॉन्डिस को खत्म कर रहे होते हैं, यानी अंदर कन्वर्जन होती है बॉडी के अंदर उस यूवी लाइट की मदद से। इसी तरह आईआर के लिए एक रेड कलर का बल्ब आता है, वो इतनी खतरनाक होता है कि ये जो हमारे वो होते हैं ना, अ, नाम जहन से निकल गया मेरे, फिजियोथेरेपिस्ट, वो अक्सर लोगों के घुटनों और कमर वगैरह में मसला होता है ना, तो वो एक रेड कलर का बल्ब जला देते हैं उसके सामने, घुटने के ऊपर, कमर पे, या कोई जॉइंट पर। तो वहां से उसे आईआर मिल रही होती है, हीट मिल रही होती है। तो ये जितनी भी वेव्स है ना, मेरा मकसद ये सब बताने का ये था कि सारी जो वेव्स है ना वो हीट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, वो क्या करती है? हीट प्रोड्यूस करती है। अच्छा, एमआरआई करते क्यों है भाई? एमआरआई जो है वो हमारे पास अगर किसी का जो है वो न्यूरो का इशू होता है तब करते हैं।
अब तो खत्म हो गया हमारे यहाँ, अब कहाँ आता आईआर हमारे मोबाइल्स के अंदर। बट पहले जो आता था वो रिमोट विमोट जो चल रहे होते हैं वो आईआर की वजह से ही तो चल रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ अर्से पहले मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ, मेरे एक जानने वाले, उनके पास एक रेड कलर का आईआर का बल्ब था, तो उन्होंने वो ऐसे ही मेरे ऊपर, जब सिर्फ बताने के लिए कि ये देखो कितनी हीट प्रोड्यूस करती है, तो वो इसीलिए जो है वो, तो उसने जब मेरे वो बिल्कुल हाथ पे मारा तो बस विद इन सेकंड्स जो है वो मेरे हाथ पे जलन स्टार्ट हो गई कि भाई ये तो अब बहुत गर्म हो गया। तो इतनी प्रोड्यूस करती हैं लोग हीट। और हमारे उसमें इतनी इंटेंसिटी की तो नहीं होती ना, वो सिर्फ एक रिमोट के तौर पे काम कर रही है। हर मोबाइल के रिमोट में जो है वो सॉरी, हर टीवी रिमोट के अंदर एक वो रेड बल्ब लगा होता है, इंफ्रारेड वाला ही लगा होता है, वो चेंज कर रहे होते हैं हम लोग, फिर एसी में भी और हर जगह। तो मकसद क्या था समझाने का कि भाई हर जो हमारी जो रेडिएशन है वो हीट प्रोड्यूस करती है। अब आते हैं दोबारा लाइन स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो हर किसी का एक ग्राफ बनता है, तो इसी तरह लाइन स्पेक्ट्रम का भी ग्राफ बनता है, कंटीन्यूअस का भी ग्राफ बनता है। कंटीन्यूअस का ग्राफ जो है वो कंटीन्यूअस होता है, लाइन में जो है वो लाइंस बनी हुई हो रही होती है। तो हम अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करें अगर, तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम भाई प्रिज्म में से गुजरा तो होगा कोई भी लाइट, अब वो इनकैंडेसेंट लैंप से हो, आईआर से हो, यूवी की लाइट हो, कोई भी लाइट होगी, वो जब प्रिज्म से गुजरेगी तो वो एक क्या बनाएगी, बैंड, एक पूरा बैंड बनाएगी, जो हमारे पास विबग्योर बैंड कहलाता ही है। लाइन स्पेक्ट्रम कब होगा, जब हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वाला काम करें। याद कराता हूं, अभी पढ़ा है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था, मैंने याद कराया था आप लोगों को। पॉजिटिव रेस के अंदर मैंने कहा था कि एक कम गैस है हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, मैंने जो है वो कैथोड रे निकाली, कैथोड रे जब निकली तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला। अब वो इलेक्ट्रॉन निकला तो वो एक्साइट हुआ ना, एक्साइट होने के बाद वो दोबारा ग्राउंड स्टेट पे आएगा। तो जब भी कोई एलिमेंट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है तो वो एक लाइट प्रोड्यूस करता है, एक वेवलेंथ प्रोड्यूस करता है। उस वेवलेंथ को अगर हम प्रिज्म से गुजारें तो लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो हर एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए क्योंकि हर किसी की एनर्जी रिलीज करने की सलाहियत भी डिफरेंट है। तो इसको आगे लेके चलूंगा, पहले मैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम को लिखवा दूं, सिर्फ इसकी डेफिनेशन और एक दो बातें लिखवाऊंगा जो एमसीक्यूज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम डिस्कस करते हुए चलते हैं भाई। तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लो, कल लास्ट टाइम आपने डेफिनेशन लिखी होगी ना स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो बस उसी के आगे आ जाए कि देयर आर टू टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम्स, आगे उसी के कंटिन्यू करते हैं। मैं वहां से कॉपी कर लेता हूँ। देयर आर two types of spectrum named as continuous, की स्पेलिंग में हमेशा ही गलत लिख देता हूँ, continuous, CONTINUOUS, continuous and line spectrum। ठीक है भाई, दो तरह के स्पेक्ट्रम है। फिर हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को जो है वो डिफाइन करते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग नहीं है, फिर भी बच्चे कम है। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है भाई, हम यहाँ पे लिखते हैं कि when a narrow beam of light passes through prism
it disperse at different angles। नैरो मतलब एक पतली सी लाइन हो ना, ऐसा ना हो ना मैं पूरा बल्ब सामने लाके रख दूं। नहीं, मैं क्या करूं, बल्ब के सामने एक, फॉर एग्जांपल एक बॉक्स के अंदर बल्ब है और उसके अंदर एक छोटा सा होल है, उस होल में से लाइट आ रही है, तो नैरो। यार अगर मैं इसके अलावा कोई एग्जाम्पल देने जाऊंगा तो फिर बहुत आगे चली जाएगी कहानी। जैसे हम जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो हर एक का एक कलर का बैंड बन रहा होता है। तो हर कंपाउंड जो होता है, जैसे कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करके फिर वो सिर्फ रेड और ग्रीन कलर प्रोड्यूस कर रहा होता है। फिर इस तरह क्रोमियम का अगर कोई कंपाउंड है तो वो जो है वो येलो कलर एब्जॉर्ब करके ग्रीन और उस पे कोई कलर इमिट कर रहा होता है। तो इस तरह से चीजें होती हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में चली जाती है कहानी ना। तो इसीलिए उन कंपाउंड्स को यहाँ लाकर समझाना वही एक बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि फिर टॉपिक बहुत डिटेल हो जाएगा। इसलिए रेनबो को लेके चल रहे होते हैं हम लोग। अब जैसे मैं इसकी एक आम एग्जांपल दूं कि अगर आपको कोई एक चीज किसी कलर की नजर आ रही है तो तीन प्राइमरी कलर्स हैं, जरा मुझे बताओ कौन से तीन प्राइमरी कलर हैं। रेड, ब्लू और येलो। ठीक है, तीन प्राइमरी कलर्स। मैं जरा ये डेफिनेशन मुकम्मल लिख दूं फिर तुम्हारी इस बात को भी जो है ना वो करता हूं मैं। एंड फॉर्म बैंड्स ऑफ सेवन कलर्स known as continuous spectrum। ठीक है, ये लिख लेना, आगे जगह नहीं है, अगर अगली लाइन में लिखूंगा तो मसला हो जाएगा, बल्कि चलो लिख देता हूँ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जब मैं ये भेजूंगा ना तब स्पेक्ट्रम लिखा हुआ नहीं आएगा। अच्छा भाई तनवीर साहब, आपकी बात करते हैं। रेड, ब्लू और येलो, तीन कलर है। कोई भी कलर उस वक्त शो होता है, जैसे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर शो क्यों कर रहा है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि वो क्या करता है, येलो और रेड एब्सॉर्ब कर लेता है तो ब्लू एमिट करता है, तो इसीलिए उसका ब्लू कलर नजर आता है। सही है भाई। अब अगर कोई रेड कलर शो कर रहा है तो इसका मतलब वो ब्लू और येलो एब्सॉर्ब कर रहा है, रेड एमिट कर रहा है। तो दो चीजें होती हैं, एब्जॉर्प्शन और इमिशन। जो एब्जॉर्ब करेगा तो उसके अगला वाला एमिट कर रहा होगा, तो वो क्या होगा, वो कलर शो होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक कंपाउंड है, वो सिर्फ ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बताओ अब उसका दिखने वाला कलर क्या होगा। रेड और येलो मिलेगा, ग्रीन कलर बनाएंगे, तो वो क्या कलर शो करेगा, ग्रीन। ठीक है, यानी वो रेड और येलो इमिट कर रहा होगा, ये दोनों मिलके कलर क्या बना रहे होंगे, ग्रीन। तो ग्रीन कलर होगा। जैसे आयरन प्लस थ्री ग्रीन इसीलिए है क्योंकि वो ब्लू कलर एब्सॉर्ब कर लेता है, तो वो शो क्या कर रहा होता है, रेड और येलो का मिक्सचर, ग्रीन। दोबारा रिपीट कर देता हूँ तनवीर, कि भाई तीन प्राइमरी कलर्स हैं, आपने बताया रेड, ब्लू, येलो। अगर कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड एक कलर एब्सॉर्ब करता है तो रिमेनिंग एमिट करता है। जैसे मैंने कहा कि एक कंपाउंड है वो रेड और येलो एब्सॉर्ब कर रहा है अगर, तो वो फिर इमिट क्या करेगा, ब्लू, यानी वो ब्लू कलर का नजर आएगा। अगर कोई कंपाउंड सिर्फ ब्लू एब्सॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब इमिट कौन सी कर रहा है, रेड और येलो। और रेड और येलो मिलेंगे तो कलर क्या बनेगा, ग्रीन। तो इसीलिए आयरन प्लस थ्री ग्रीन कलर का है, क्यों, वो ब्लू एब्सॉर्ब कर रहा होता है। ये मैं पीछे नीचे की कहानी बता रहा हूँ, अंदर की। अब अगर कोई कंपाउंड है जो क्या कर रहा है, येलो एब्सॉर्ब कर रहा है, तो अब कलर क्या शो कर रहा होगा, इमिट ये कर रहा होगा। और ब्लू और रेड मिलते हैं तो पर्पल वॉयलेट कलर बनता है, ऐसा ही है।
तो वो वॉयलेट कलर शो कर रहा होगा। तो KMnO4 का कलर वॉयलेट इसलिए होगा क्योंकि वो येलो एब्जॉर्ब कर रहा होगा और रेड और ब्लू इमिट कर रहा होगा। तो जो कलर्स बनते हैं ना, ये एब्जॉर्प्शन और इमिशन पे बनते हैं। हमें नजर आ रहा है, हमें सिर्फ नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है, हमने उस पर यकीन कर लिया, हमने पीछे वाली बात नहीं देखी। भाई पर्पल कलर है ना, हमने बोला हाँ पर्पल कलर है। अब ये पर्पल क्यों है, क्यों येलो एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए पर्पल है। वो वेवलेंथ एक एब्जॉर्ब कर रहा होगा, कुछ इमिट कर रहा होगा, जिसकी वजह से वो कलर्स शो करते हैं। इसीलिए हम सारे कलर्स को पढ़ रहे हैं। और जो ये हमारा वेब क्यूर यानी जो रेनबो बन रहा है, ये इन तीन कलर का मिक्सचर ही तो है ना, रेड ब्लू और येलो का। रेड ब्लू से वॉयलेट इंडिगो ब्लू बन गया, येलो ऑरेंज ग्रीन और रेड, यानी रेड और येलो के कॉम्बिनेशन से ऑरेंज बना, ब्लू और येलो के कॉम्बिनेशन से ग्रीन बना। ठीक है जी, और रेड और येलो कलर खुद भी है, तो यानी इन्हीं कलर के कॉम्बिनेशन से तो रेनबो बन रहा है। समझ रहे हो बात को भाई? तो यही ये तीन है जो गेम कर रहे होते हैं पूरा। ठीक है भाई, तो इसके आगे की कुछ बातें लिखनी है, वो भी मैं आप लोगों को जरा समझा दूं कि हमारे पास जब ये लाइन बनती है, तो मैं यहां से जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसको अगर मैं कॉपी कर लूं और इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर लूं। हाँ जी, यहां से लाइट आई, ठीक है, और ये डिस्पर्स हो गई। अब इसमें सबसे ज्यादा डेविएट कौन हो रही है आपके हिसाब से? मैं जरा दोबारा से एक काम करता हूँ कि ये अंदर एंटर हुई, ये लाइट आई, ठीक है। अब ये लाइट 7 कलर में जा रहा है, सबसे ज्यादा डेविएट कौन हो रही है? वॉयलेट। मोस्ट डेविएट कौन है? वॉयलेट। और लीस्ट डेविएट कौन है? बिल्कुल रेड है। ठीक है भाई, तो लीस्ट डेविएट जो है वो रेड है, और मोस्ट डेविएट जो है वो हमारी वो कौन है? मोस्ट डेविएट वॉयलेट है, और लीस्ट डेविएट जो है वो हमारी कौन है? रेड है। तो जो मोस्ट डेविएट हो रही है, यानी जो वॉयलेट है, उसका जो वेवलेंथ है वो है 4000 एंगस्ट्रॉम, और जो लीस्ट डेविएट हो रही है उसकी है 7000 एंगस्ट्रॉम। अब पेपर में अक्सर आ जाता है कि बताएं रेड की हमारे पास क्या वेवलेंथ है और वॉयलेट की क्या वेवलेंथ है। 7000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम, या हम ये कहते हैं 700 नैनोमीटर और 400 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर में इसलिए कन्वर्ट कर दिया, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 0.1 नैनोमीटर के। ज्यादातर जो टर्म यूज की जाती है वो या तो नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम ही की जाती है। तो हमारे पास जो रेंज है वो कितनी, 400 से लेकर 700 तक है, यानी 4000 से लेकर 7000 तक है। 4000 कौन है? वॉयलेट। और 7000 कौन है? रेड। ये कौन सी है? मोस्ट डेविएट। और ये कौन सी है? लीस्ट डेविएट। अब मुझे एक बात बताओ, इससे पहले भी मैंने बताया था, बताओ वॉयलेट और रेड में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? सवाल रिपीट कर रहा हूं मैं कि वॉयलेट और रेड में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? हाँ, मैंने ये बात लिखवाई थी कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ऐसा ही है, तो वॉयलेट की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा।
और रेड की एनर्जी क्या होगी, कम। ये बात मैंने बताई थी कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, लैम्डा वेवलेंथ को कहते हैं, याद रखना। अब एमसीक्यूज आएगा आपके पास, सवाल इस तरीके से आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर या वेवलेंथ यानी वॉयलेट या रेड हैव हाईएस्ट एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग यानी वॉयलेट हैव हाईएस्ट एनर्जी या लोवेस्ट एनर्जी। तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो वॉयलेट की एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ अगली बात मैं लिख देता हूं कि हाई एनर्जी, और यहां मैं लिख देता हूं ठीक है जी। तो 4000 से 7000 के दरमियान हमारा पूरा विजिबल रीजन आ जाता है। अच्छा वैसे हकीकत पता है क्या, 380 से 780 800 तक है विजिबल। 380 पे शुरू हो जाता है, बट हमारी किताब में नहीं है ना, तो इसलिए 400 पढ़ा रहा हूँ, वरना मैंने जो पढ़ा है वो 380 से पढ़ा है। 380 से लेकर 780 800 तक विजिबल, 700 या 680 तक विजिबल रीजन है, बल्कि नहीं 780 तक विजिबल रीजन है। तो विजिबल रीजन कहलाता है ये। कौन सा रीजन कहलाता है ये, तो भाई ये बात अपने पास आपने नोट कर ली एक तो, कि भाई वॉयलेट का कलर जो वेवलेंथ है वो 4000 है, रेड की 7000 है। वॉयलेट मोस्ट डेविएट, रेड लीस्ट डेविएट। उसकी हाई एनर्जी थी तभी वो ज्यादा डेविएट हुआ, उसकी कम एनर्जी थी इसीलिए वो कम डेविएट हुआ। तो इसका पॉइंट लिख देता हूं मैं ताकि आप लोगों को याद रह जाए। हाँ तनवीर सही कह रहे हैं आप, 380 से लेके तकरीबन 780 तक है विजिबल रेंज। बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक करता हूँ और आप 100% ठीक है। बट किताब में जो है वो विजिबल रीजन का तस्करा नहीं है, मगर मैंने सिर्फ बता दिया था इसी में विजिबल रीजन मौजूद है। यानी 4000 से 7000 में ऑटोमेटिकली विजिबल आ ही गया ना, क्योंकि 380 से शुरू होता है और 780 पे खत्म होता है। इसी तरह से 180 पर यूवी शुरू होता है और 380 पर खत्म होता है यूवी। जो रेंज है ना वो इनकी इसी तरीके से, 180 से लेकर 380 तक यूवी है, फिर 380 से लेकर 780 तक विजिबल है, फिर 780 से शुरू होता है तो पता नहीं कहाँ हजारों में जाके आईआर खत्म होता है। फिर आईआर जब खत्म होगा तो फिर शुरू होगा रेडियो वेव, रेडियो वेव खत्म होगी तो फिर शुरू होगी माइक्रोवेव। तो पूरा एक रीजन चल रहा है। और फिर 180 से पहले, 180 से जो पहले है वो हमारा होगा एक्सरे, और उससे पहले होगा गामा रे। तो यानी गामा रेज जो है ना वो हम नैनोमीटर में नहीं लेते, फिर हम और छोटी यूनिट में चले जाते हैं उसमें। तो इसीलिए जो है वो सबसे कम जो है वो, यानी सबसे ज्यादा मोस्ट एनर्जेटिक गामा रेज है और सबसे कम वेवलेंथ भी उन्हीं की है। तो इनके कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ भाई, पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है एक पॉइंट, ठीक है जी।
वॉयलेट इज मोस्ट डेविएटेड। डेविएट का मतलब मुड़ना, कि कितनी मुड़ी। बिल्कुल। अजान हो जाए फिर बाकी बातें आगे करता हूँ मेरे को। ठीक है भाई, और एक बात और याद रखना कि मोस्ट डेविएट कौन सी है हमारी, वॉयलेट लाइट और वॉयलेट वेव, और लीस्ट डेविएट हमारी कौन सी है, रेड वेव। ठीक है, यहीं तक रखता हूँ मैं बात। लाइन स्पेक्ट्रम अभी नहीं शुरू करता, सही है नहीं। लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में। अच्छा भाई, इस हफ्ते कोई भी हमारी फिजिकल नहीं होगी, ठीक है। इस हफ्ते कोई फिजिकल क्लास का बिल्कुल भी इरादा नहीं हो रहा है, क्योंकि बड़ी बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है। मैंने शायद इससे पहले भी, नहीं इससे पहले तो अनीक तुमने सुनी होगी। अगर हमारी फिजिकल क्लास होगी भी तो मैं उनको कहूँगा कि सैटरडे को रखें। ठीक है, अच्छा सैटरडे को इसलिए रखें क्योंकि अगर आपका थर्सडे फ्राइडे का कोई मसला हो तो वो आप सैटरडे को डिस्कस कर सको। ठीक है ना। अब ये लोग हमारे यहाँ ये हो रहा है, थर्सडे को फिर ऑनलाइन, फ्राइडे को फिजिकल, फिर सैटरडे को ऑनलाइन। हमें तो भाई फायदा क्या हुआ। अब थर्सडे वाला मसला तो हल हो गया ना। अब सैटरडे वाला मसला कौन हल करेगा। अब सैटरडे के लिए अगले जुमे का इंतजार। तो बेहतर है कि 2 दिन ऑनलाइन हो जाए फिर एक फिजिकल हो जाए, तो दैट वुड बी फिजिबल ना। ये हमारे लिए फिर बेहतर होगा। बट इस हफ्ते जो है वो कोई भी उम्मीद तो मुझे नहीं लग रही कि फिजिकल होगी, क्योंकि कॉमर्स की फिजिकल चल रही है ज़रा 2 हफ्तों से। तो वहाँ पर फिर बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर बड़ा मसला होगा। तो ये पूरा हफ्ता ही जो है वो हम लोग ऑनलाइन को लेके चलेंगे, और फिर वही मंडे को हमारी एक्स्ट्रा क्लास भी होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को हम डेरिवेशन शुरू करेंगे रेडियस और एनर्जी वगैरह से मुतालिक। ठीक है, तो इनशाला फिर उसको खत्म करेंगे जल्दी जल्दी। चैप्टर 3 खत्म होगा तो फिर चैप्टर 5 पढ़ाऊंगा मैं। तो भाई किसी का कोई सवाल। चले भाई, फिर मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल इसी के आगे से हम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम शुरू करेंगे। जी तनवीर भाई बोले। चैप्टर 5 खुद पढ़ोगे? नहीं, चैप्टर 5 तो भाई तुम पढ़ लो ना, तुम्हें मना थोड़ी किया है। भाई चैप्टर 5 मुझे इसलिए पढ़ाना है, वरना मेरा इरादा चैप्टर 4 का था। चैप्टर 5 इसलिए पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि चैप्टर 5 में हेज़ लॉ के न्यूमेरिकल है ना, तो वहाँ जुगाड़े बताऊंगा मैं कुछ, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आप किताब के हिसाब से माइनस करा रहे होगे, मैं पूरे सवाल में कहीं माइनस ही नहीं कराऊंगा बेटे। ऐसी ट्रिक लाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलो मैं खत्म कर रहा हूँ क्लास को। ठीक है।
बेटे मुझे रात में 12 बजे के बाद याद दिलाइएगा, मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर आज ग्रुप पे भेज दूंगा एक्स्ट्रा क्लास का, ठीक है। चलो भाई, अल्लाह हाफिज।